हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। पिछले क्लास में हमने किंगडम मोनेरा स्टार्ट कर दिया था और भाई किंगडम मोनेरा स्टार्ट करने के बाद बहुत कुछ चीज़ डिस्कस भी कर लिया था, जैसे कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो लगभग हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसको कॉस्मोपॉलिटेंट कह रहे थे हम लोग। ठीक है, फिर हमने शेप देखा था बैक्टीरिया का कि भाई कौन कौन सा होता है शेप। तो अपना स्फेरिकल, रोड शेप होता है, कॉमा शेप और स्पाइरल होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी आपको मैंने डिस्कस करा था। देन फिर ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कह सकते हो। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कहाँ पे, सेल चैप्टर में। क्योंकि देखा जाए तो ये पोर्शन है सेल चैप्टर का ही है, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे होंगे सेल चैप्टर में। बाकी थोड़ा बहुत बेसिक्स याद रखना कि भाई ये बैक्टीरिया का सेल है। सबसे बाहर में क्या होता है भाई, सबसे बाहर में ये कैप्सूल होता है। ठीक है, कैप्सूल हो गया। ये सब पार्ट होता है किसका, ये सब पार्ट होता है बेटा आपका ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स एक मतलब रफ डायग्राम याद रखना बैक्टीरिया का। ठीक, सबसे बाहर में जो लेयर होता है बेटा, सबसे बाहर में जो लेयर होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, उसके अंदर में जो लेयर होता है वो सेल वॉल होता है। अंदर वाला क्या होता है बेटा, सेल वॉल होता है। ठीक है, और सबसे अंदर में क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। सबसे अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना। ठीक है, ये सेल वॉल हो गया। अच्छा, सेल वॉल बैक्टीरिया का किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक है, कुछ चीजें और याद रखना, जैसे कि यार इसमें फ्लैजिला होता है। ठीक है, फ्लैजिला का काम क्या होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है भाई, प्रोवाइड मोटिलिटी मतलब चलने फिरने में हेल्प करता है। जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होगा वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो मोटाइल नहीं होंगे। जिनमें होगा वो मोटाइल होंगे। कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि पिलाई होता है। पिलाई बेसिकली क्या होता है भाई, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन में, यानी डीएनए को ट्रांसफर करवाता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी लिख लो, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल चैप्टर में। फिर क्या भाई, राइबोसोम्स को सभी को पता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म बेसिकली उसी के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, जहाँ पे नेक्ट डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में। एक तरह से हिस्टोन प्रोटीन की होती नहीं है यहाँ पे कवरिंग। ठीक है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन में पैक्ड नहीं होते डीएनए क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं कहते, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड बेसिकली वो रीजन होता है जहाँ पे बैक्टीरिया का नेक्ट डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद कर लेना इसमें कि भाई जो बेसिकली बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो भाई इसमें ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड यार ये सब बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ही पार्ट सेल चैप्टर का, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, सेल चैप्टर में। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है बेटा जी, एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी इसमें एक न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो भाई हमारे में लीनियर डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बेटा बैक्टीरिया में। ठीक है, ऐसा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में, और ये सिंगल पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है बेटा, सिंगल, एक ही होता है। यानी कि हम बैक्टीरियल सेल को कंसिडर कर सकते हैं क्या, हैप्लॉइड। ठीक है, वी कैन कंसिडर बैक्टीरियल सेल एज हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, और वो जिस रीजन में पाया जाता है न्यूक्लियस के, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। अच्छा, कुछ चीज़ और हैं, जैसे इसमें मीजोजोम्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, मीजोजोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, मीजोजोम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेल चैप्टर में से इससे सवाल आना तो तय है, चाहे सीबीएसई हो चाहे नीट हो, क्योंकि मीजोजोम्स एक प्रकार का एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, एक्सटेंशन होता है, इनफोल्डिंग्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये बहुत काम करवाता है, जैसे कि सेल वॉल फॉर्मेशन करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके। ये बेटा सेल डिवीजन करवाता है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे यार सेल चैप्टर में, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं। तो सेल डिवीजन करवाता है, और क्या करवाता है बेटा, और क्या करवाता है, डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है।
और क्या करवाता है भाई, और ये सेल वॉल फॉर्मेशन भी करवाता है। इवन ये इसके सरफेस पे कुछ एंजाइम लगे होते हैं जो रेस्पिरेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो इतने सारे काम है मेसोसोम्स का। कह सकते हो यार जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें ऑलराउंडर होता है मेसोसोम, लगभग ज़्यादातर काम मेसोसोम ही करवाता है। क्या फोटोसिंथेसिस भी करवाता है? नहीं, वो नहीं करवाता है। चलो ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस करा था यार, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिस्कस करा था। ठीक है, एक तो होता है क्या हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं बैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफाइल किस में रहते हैं, कौन बताएगा? थर्मोएसिडोफाइल कैसे एरिया में रहते हैं? बहुत बढ़िया, आकाश ने सही बोला, हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं। कैसे में रहते हैं? हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं। बहुत बढ़िया। और मिथेनोजेंस कहाँ पे पाए जाते हैं? मार्शी एरियाज में। ठीक है, दलदली एरियाज में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, सही है भाई। तो हेलोफाइल सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं। तीसरा मिथेनोजेंस किस में पाए जाते हैं? मार्शी एरियाज या गट ऑफ रूमिनेंट्स, जो रूमिनेंट्स होते हैं ना उसके गट में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे बेटा रिवीजन करके बैठो यार, ऐसी क्लास में मत बैठे करो। ठीक है, चलो यू बैक्टीरिया क्या होता है? यू बैक्टीरिया बेसिकली, यू बैक्टीरिया क्या होता है बेटा? यू बैक्टीरिया में दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेटिक वाले को डिस्कस कर लिया था हमने पिछले क्लास में, वो क्या होता है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया वगैरह डिस्कस कर लिया था हमने। फिर होता है कीमोसिंथेटिक। भाई आज का जो लेक्चर है वो पूरा कीमोसिंथेटिक के ऊपर है, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये वाला स्लाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे सवाल आएगा बेटा। ठीक है, कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, मतलब सियानोबैक्टीरिया क्या होता है, इसमें हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है, म्यूसिलेजिनस शीट का काम क्या होता है, और एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी का दो एग्जाम्पल नॉस्टॉक और एनावेना। ठीक है, तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड था। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जा करके पहले वो लेक्चर देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करिए, ज़्यादा समझ में आएगा, कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है भाई। ठीक है, तो ऑल्दो इसका इंट्रोडक्शन मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में दे दिया था भाई। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉल्ट्स को, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को ऑक्सीडाइज करके जो उससे एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं क्या? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया कह सकते हैं। इस प्रोसेस को कीमोसिंथेटिक क्या कह सकते हैं? एक तरह से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब केमिकल्स अपना खाना खुद बनाते हैं, केमिकल से ऑक्सीडेशन से। तो दो एग्जाम्पल याद कर लो, एक तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है, और दूसरा होता है भाई पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये किसके एग्जाम्पल है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के। अच्छा, कोई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दे सकता है आप में से कोई, या फिर आप में से भी कोई कमेंट करके बता सकते हैं? बताओ। बीजी है, बहुत बढ़िया भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज नॉट अ एल्गी। ठीक है, वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। चलिए सही है। तो आज आकाश ही जवाब दे रहा, लगता है रिया पड़ गया ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं क्या? दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मैंने इंट्रोडक्शन में बात बोली थी कुछ नया नहीं है, एकदम सेम है। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, एग्जाम्पल याद होना चाहिए, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनिया। ये तीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो इससे एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। यही है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक न्यूट्रिशन का टाइप हो गया। एक तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है और एक होता है कीमोसिंथेसिस। तो ये है कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, जैसे कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है भाई, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, इसका क्या करवाओगे बेटा? अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ऑक्सीडेशन करवाने से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होती है ऑब्वियसली भाई। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है बेटा जी? एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटीपी फॉर्मेशन करवा देते हैं। अब एटीपी के बारे में तो सभी को पता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी एक बार एटीपी बन गया, जब भी एनर्जी चाहिए एटीपी को तोड़ो, एनर्जी निकलेगी भाई साहब। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। और इसके क्या फंक्शन है बेटा जी? और क्या फंक्शन है? तो दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं, बार बार उसी को बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब न्यूट्रिएंट्स की एक तरह से रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। तो भाई ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट है। पहले एनसीईआरटी की लाइन जिसमें नीट में सवाल भी आ रखा है क्या, कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, मेजॉरिटी आर
इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, ज़्यादातर क्या है डिकम्पोजर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में डेड एंड डिकेइंग मैटर को एक तरह से कंज्यूम करते हैं या उसको मिनरलाइज करके एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं ना, तो एक तरह से एनवायरमेंटल क्लीनर भी हो गया हमारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। कौन से? डिकम्पोजर्स वाले। ये नहीं रहते तो भाई कूड़ा जो ऐसे पड़ा है ऐसे ही पड़ा रहता, डेड बॉडी ऐसी पड़ के सड़ते रहता, ठीक है, बदबू आते रहती, पृथ्वी एक बिल्कुल हेल बन जाता, जहन्नुम, नर्क। ठीक है, अब सुनो, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के कुछ ऐसे टाइप्स दिखा रखे हैं, इसको तो यार सभी पहचानते होगे। कौन सा है ये? लैक्टोबैसिलस, दही बनवाता है, हाँ, वो भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जांपल है। चलिए, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, इंसान के वेलफेयर में या इंसान मतलब ह्यूमन लाइफ से इंटरफेयर करने वाले कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। कुछ यार हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकते, मतलब कुछ हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ फो हो सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला बैक्टीरिया क्या है? दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन देना चाहेगा भाई? आकाश, रिया, आदित्य, कौन दे रहा भाई? लैक्टोबैसिलस। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आज तो आकाश फॉर्म में चल रहा, सारे जवाब यही देगा, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है भाई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है बेटा, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली हेल्प करता है क्या? दही बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। एंटी मतलब होता है बेटा, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब होता है लाइफ। अब हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं होते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, जिसे इंसानों को दिया जाता है उनसे प्रोटेक्शन के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं ना, दाल पल्सेस वाले जो प्लांट होते हैं, तो फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एटसेट्रा। जो लेग्यूम्स के रूट होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उस बैक्टीरिया कोई नाम बता सकता है? क्लास 8th में पढ़ा था आप लोगों ने, क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के सबसे लास्ट वाला टॉपिक चल रहा होगा। तो कोई बता सकता है कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब लेग्यूम जो होते हैं पल्सेस, उनके प्लांट के रूट में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? आर से नाम है, कमेंट करके बता सकते हैं किसी को याद आ रहा है तो। इसको हम कहते हैं बेटा राइजोबियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? राइजोबियम। भाई ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बचपन से याद होने चाहिए। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, आगे बात करते हैं विब्रियो, कोलेरा, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग बैक्टीरिया। जैसे कोलेरा हो गया, ठीक है, कोलेरा बीमारी फैलाता है, ठीक है, तो विब्रियो हो गया, कोलेरा हो गया, कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजन मतलब कि जो डिजीज कॉज करते हैं। अब बीमारी का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है। तो कुछ भाई हेल्प भी कर रहे हैं, हमारा फायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ नुकसान कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो ये थे एप्लीकेशंस किसके? हमारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज के। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, किंगडम मोनेरा में हम, हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन वैसे उतना डिटेल में डिस्कस करा नहीं गया, इसको थोड़ा डिटेल में लिया जाता है जेनेटिक्स में। क्लास 12th में जब हम मॉडर्न जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे होंगे ना, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहाँ पे थोड़ा इस जब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ऑल्दो जब मैं सेल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और सेक्स पिलाई के बारे में बताऊंगा सरफेस स्ट्रक्चर में, तो सारे रिप्रोडक्शन के टाइप्स मैं उसी चैप्टर में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर ऑलरेडी यार ये चैप्टर थोड़ा मतलब याद करने वाला है, ठीक है, और हल्का सा बड़ा है, तो हमने सोचा इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चले चैप्टर, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मतलब सेल से रिलेटेड आ रहे हो सेल चैप्टर में डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी है और आप लोग रैप भी कर लोगे वहाँ पे। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो भाई देखो, दो प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बैक्टीरिया, सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी। बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड मेनली बाय फीजन। ठीक है, ज़्यादातर तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से द्वारा? फीजन के द्वारा। अब फीजन में क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बीच में से टूट जाएगा, दो सेल में टूट जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? फीजन कहते हैं। अगर 2 में टूट रहा तो बाइनरी फीजन, 2 से ज़्यादा में टूट रहा तो मल्टीपल फीजन। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम नहीं, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया नहीं है, प्रोटोजोआन है, प्रोटोजोआंस में आते हैं। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया प्रोटोजोआंस कोई भी मतलब कर सकते हैं, किससे? सेक्सुअल में फीजन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा फीजन मेथड से मेनली क्या करता है? डिवाइड करता है, नहीं रिप्रोड्यूस करता है, और ये एक टाइप है किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये क्या हुआ कि ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में क्या हुआ? डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल था टूटा। ठीक है,
तो दोनों पार्ट में आ गया और ये बीच से टूट करके 2 बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है इसमें बाइंडर फ्यूजन। और क्या होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ गया, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन आ गया। अब एक्सट्रीम कंडीशन बोले तो जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, पानी की कमी हो गई, प्रेशर ज़्यादा है, तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में बैक्टीरिया फिर बाइनरी फ्यूजन का या फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एक तरह से स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं, एक्सट्रीम मतलब जो स्पोर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, उसको ना ही जल्दी एंजाइम कोई ख़त्म कर सकता है, ना ही एक्सट्रीम कंडीशन से उसको प्रॉब्लम होगी। तो उनके अंदर जो लाइफ फॉर्म्स है उनका परसिस्ट रहेगा, एक तरह से जिंदा रहेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो दोबारा से स्पोर ग्रो होकर के बैक्टीरिया बना सकता है। तो स्पोर एक तरह से सर्वाइवल का चांसेस बढ़ा रहा है इनका, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, बैक्टीरिया भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बट ये वो वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जो आप क्लास 10th में ह्यूमंस में पढ़ के आए हो या प्लांट्स में। वो हायर मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे कोई 2 बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, ठीक है। तो भाई जो इसका डीएनए है, ठीक है, इसका डीएनए का कुछ पार्ट है वो इसमें थोड़ा ट्रांसफर हो गया मान के चलो, तो एक का डीएनए दूसरे डीएनए में दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफर हो गया। ये है ट्रांसफर ऑफ डीएनए मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या इसमें गैमीट बना है, नहीं। क्या इसमें जायगोट बना, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, नहीं। बस इसमें क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। यही है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डीएनए ट्रांसफर है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, जैसे कि ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल है। इसी के अंदर में क्या करते हैं, स्पोर्स बना देते हैं, और स्पोर्स के सराउंड में क्या हो जाता है, स्पोर कोट बन जाता है। स्पोर कोट मतलब जो स्पोर से सुरक्षा देता है। आगे चल करके उसी स्पोर के कोट के अंदर कुछ मदर सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये रिलीज होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, फ्री एंडोस्पोर बनाते हैं। और जब फ्री एंडोस्पोर्म एंडोस्पोर फेवरेबल कंडीशन उसको मिलता है, जैसे कि प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है, तो ये ग्रो होकर के दोबारा से वेजिटेटिव सेल बना सकते हैं। मतलब स्पोर से दोबारा वो बैक्टीरिया बन गया, ठीक है। ये है स्पोर फॉर्मेशन। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट। तो हमारा यहाँ पे मोनेरा किंगडम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ फीचर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहला फीचर कि इट इंक्लूड सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स का मामला खत्म हो गया, वो सारे के सारे किस्में थे किंगडम मोनेरा में ही पाए जाते, वहीं तक सीमित है। यहाँ पे आपके यूकैरियोट्स पाए गए, मतलब यहाँ से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे तो सिंगल सेल, बट यूकैरियोटिक सेल होंगे, जिसमें एक तरह से यूकैरियोटिक सेल का फीचर क्या होता है भाई, यूकैरियोटिक सेल का फीचर जो होता है, यूकैरियोटिक सेल का फीचर क्या होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब वेल डिफाइंड से क्या कहना चाह रहे हो कि भाई न्यूक्लियस कवर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस घिरा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है क्या कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, रफ, गोल्गी बॉडी, ये सब पाए जाएंगे। तो भाई इसमें क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। चलो भाई एक दो एग्जांपल डाल देना, लाइक तुम्हारा हो गया प्लास्टिड्स वगैरह हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एटसेट्रा। तो इसमें सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है भाई सिंगल सेल्ड यूकैरियोट का, आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। ये है हमारा अमीबा, यानी अमीबा एक प्रोटिस्टा है। इवन आपने 10th क्लास में प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा होगा, मल्टीपल फ्यूजन में प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआंस में पाया जाएगा। सेकंड फीचर क्या बेटा, वही जो मैंने लिखवा दिया फीचर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइजोसोम्स हो गया आपका, और क्या हो गया अभी लिखवाया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया एटसेट्रा,
ठीक है, ये सब इसमें पाए जाएंगे। तीसरा फीचर क्या बेटा, तीसरा फीचर क्या है कि सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, ठीक है, कुछ कुछ के बॉडी पे फ्लैजिला या सीलिया भी हो सकता है। अब भाई फ्लैजिला सीलिया दोनों अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा जी, ये फ्लैजिला है। ये क्या है बेटा, ये फ्लैजिला है। और ये जो कांटे कांटे जैसा देख रहे हो चप्पल शेप का, ये भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा मेरे मुंह से किसी न किसी क्लास में, या तो 9th क्लास में, नहीं तो 8th क्लास में, नहीं तो अभी 11th क्लास में। ये जो कांटे जैसा देख रहे हो बेटा सीलिया है। और ये सेल को तो मैं 8वीं क्लास से बच्चों को मतलब बताते आता हूँ कि एक चप्पल शेप का स्ट्रक्चर होता है किसी सेल का, सिंगल सेल होता है, उसका नाम क्या है, पैरामीशियम। क्या नाम है बेटा, पैरामीशियम। तो बिल्कुल ये पैरामीशियम चप्पल शेप का होता है बेटा, स्लीपर शेप का होता है बेटा, ठीक है। उसके बॉडी पे सीलिया पाया जाता है। अब ये सीलिया किस में हेल्प करता है बेटा, तो सीलिया हेल्प करता है किसमें, मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द गलेट। अब गलेट क्या है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर है पैरामीशियम के ऊपर, और जिसके अंदर से फूड को लेता अंदर में, ठीक है। तो फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक सवाल है आपसे कि यार जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें मतलब ओवरी से एग के पास तो कोई टेल नहीं था, एग स्विम नहीं कर सकता, ना ही कोई फ्लैजिला वगैरह एग के पास। तो एग ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन साइट तक कैसे पहुंच पाता है, इसका अगर जवाब पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, नहीं पता तो मैं अभी बता दे रहा हूँ क्या, कि एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब के अंदर में सीलिया, ठीक है, फेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर एग मूव करता है, मतलब एग को मूव करवाते हैं। जैसे मान लो एग ऐसे है तो ये ना, जैसे कोई लोड पड़ता है तो आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं तो वो एग वहाँ पे या कोई भी सेल या कोई भी पार्टिकल मूव कर सकता है। तो वही सीलिया के हेल्प से मूव करके कहाँ से, ओवरी से आता है फेलोपियन ट्यूब में। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको बायो में पता होना चाहिए अगर आप अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं फ्लैजिला क्या होता है। तो भैया फ्लैजिला एक प्रकार का मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये डंडे जैसा ऐसे वो जो मारता है ना ऐसे लेकर के, उससे स्ट्रक्चर होता है ना विप लाइक, हाँ, तो वैसे ही स्ट्रक्चर होता है जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा किंगडम प्रोटिस्टा में। थोड़ा और बढ़ते हैं क्या, प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वाटिक। ज़्यादातर मेनली जो हमारे प्रोटिस्टियंस है यानी कि प्रोटिस्ट्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, एक्वाटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं। दूसरा, इट इज लिंक्ड विथ प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी। कह सकते हो कि प्रोटिस्टा से ही प्लांट भी इवॉल्व हुए हैं, फंगी भी इवॉल्व हुआ और एनिमल भी इवॉल्व हुआ है। जब इसको हम पढ़ेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि यार ये जो प्लांट, एनिमल, फंगी हैं कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जो एक तरह से डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो ये फंगी लाइक प्रॉपर्टी है ना, तो कह सकते हैं वहां से फंगी बना। कुछ प्रोटिस्टन शिकार करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जानवर वाली मतलब नेचर है, तो उससे एनिमल बना। कुछ प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट की प्रॉपर्टी है, यानी कि एक तरह से प्रोटिस्टा लिंक है किसका, प्लांट, एनिमल और फंगी के बीच में, ठीक है। मतलब कह सकते हो प्रोटिस्टा से ये तीनों इवॉल्व हुए हैं। आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, रिप्रोड्यूस्ड असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। भाई ये असेक्सुअली भी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि सेल फ्यूजन एंड ज़ायगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे सेल यानी सेक्स सेल्स के फ्यूजन होते हैं और ज़ायगोट फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कुछ प्रोटिस्टेंस का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनो, ये जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी मेंबर्स है, ऑर्गेनिज्म है, उनको क्लासीफाई करा गया कुछ सब ग्रुप्स में, ठीक है, उनको कुछ क्लास में क्लासीफाई करा गया है। अब वो कौन कौन से हैं, तो प्रोटिस्टा को सबसे पहले क्राइसोफाइट्स ग्रुप में क्लासीफाई करा गया, फिर कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स में डाले गए, कुछ यूग्लिनॉइड्स में डाले जाते हैं, कुछ स्लाइम माउल्ट्स में, और लास्ट प्रोटोजोआंस। तो प्रोटिस्टा की ये कुछ 5 ग्रुप है जिनमें ये क्लासीफाई हो रखा है प्रोटिस्टा। ये जो प्रोटोजोआंस है, ठीक है, प्रोटोजोआंस, देखो प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआंस मतलब क्या होता है, एनिमल्स, ठीक है। कह सकते हो बेटा प्रिमिटिव एनिमल्स हैं और इसी से एनिमल इवॉल्व हुआ है, ठीक है। स्लाइम माउल्ट्स, माउल्ड वर्ड्स किसके लिए होता है बेटा, फंगी के लिए जनरली इस्तेमाल होता है, इनके पास फंगी लाइक प्रॉपर्टी होती है, तो कह सकते हो फंगी इसी से इवॉल्व होके बना है, ठीक है। ये जो बेटा यूग्लिनॉइड्स है, ये दोनों ही है, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। क्या करता है बेटा, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। अब ये मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है, हमने ऑटोट्रॉफिक सुना, कीमोट्रॉफिक सुना, ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक सुना, मिक्सोट्रॉफिक क्या है, तो बेटा मिक्सोट्रॉफिक में कुछ देखो, जब सनलाइट मिलता है तब तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में
सनलाइट को मैं शॉर्ट फॉर्म में एच म्यू लिखूंगा। एच म्यू क्या होती है? एनर्जी होता है ना, ई बराबर एच म्यू, फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो ई बराबर एच म्यू, ठीक है। सनलाइट को हमेशा ऐसे लिखूंगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई बराबर एच म्यू, ठीक है। जहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और एच क्या फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वी क्या फ्रीक्वेंसी है, इसे म्यू कहते हैं, फ्रीक्वेंसी है। चलो ठीक है, तो बहुत होगी फिजिक्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर सनलाइट मिल रहा है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, अगर सनलाइट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, फिर ये हेट्रोट्रॉफिक शिकार करने, मतलब एक तरह से ये शिकार करने लगेंगे, कीड़े मकोड़े खाने लगेंगे, ठीक है भाई। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे तो सनलाइट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने लगेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स बन जाएंगे। यानी दोनों न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, इसलिए क्या बेटा ये, इसलिए क्या है ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। चलिए, तो इससे पहले वाले ये दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं, दोनों वाले पहले क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। तो यार ये तो प्लांट लाइक फीचर हो गया ना, क्या हो गया बेटा, प्लांट लाइक फीचर हो गया, ठीक है। प्लांट लाइक फीचर हो गया, प्लांट लाइक फीचर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं जो प्रोटिस्टा है भाई वो लिंक्ड है, प्लांट लिंक है प्लांट, एनिमल और फंगी में, ठीक है। इन्हीं से सब इवॉल्व हुए हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ प्रोटिस्टेंट्स के यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्राइसोफाइट्स ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब एकदम एनसीईआरटी का टू द पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट उठाया गया है। पहला क्या है, पहला पॉइंट ये है कि फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन एनवायरनमेंट, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं क्राइसोफाइट्स, लाइक रिवर और लेक एटसेट्रा। मैराइन एनवायरनमेंट लाइक सी हो गया, ओशंस हो गए, इसमें भी पाए जाते हैं। यानी एक्वाटिक तो है ही ये, ठीक है, बट एक्वाटिक में दोनों, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। सेकंड बेटा जी, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं पाओगे। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, ठीक है। अब ये पैसिवली का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे तुम्हारा पानी का फ्लो होगा वैसे फ्लो करेंगे, ठीक है। मान लो पानी का जो फ्लो है, मान लीजिए पानी का फ्लो आगे की तरफ है, ठीक है, आगे की तरफ पानी का फ्लो है, तो ये जो हमारे पास हैं क्राइसोफाइट्स वो भी आगे ही फ्लो करेंगे। मतलब ये खुद से कुछ नहीं करते हैं, वो कहते हैं ना भीड़ में खड़े हो जाना, अपने आप आगे बढ़ जाओगे, सब धक्का देके चले आएंगे। या पानी में ऐसे जाके लेट गए, ठीक है, और पानी के करंट के द्वारा बह जा रहे हैं, खुद कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, खुद अपनी कोई एनर्जी शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए पैसिवली वर्ड इस्तेमाल करा गया। अपनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनके पास मे बी फ्लैजिला ना हो, इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, तो पैसिवली स्विम करते हैं वाटर करंट्स में, इसलिए इनको प्लैंक्टन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, प्लैंक्टन्स। अब ये प्लैंक्टन वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। प्लैंक्टन तो भाई दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स, फाइटो प्लैंक्टन्स, दूसरे होते हैं जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइटो मतलब होता है जिनके पास प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। तो जो हमारे क्राइसोफाइट्स है वो बेटा फाइटो प्लैंक्टन्स है। जू प्लैंक्टन्स कौन से होंगे, जो सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हम, ठीक है। सबसे लास्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में बेटा हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआंस के बारे में। तो ये जू प्लैंक्टन है बेटा, ठीक है। जो प्रोटोजोआंस है, ठीक है, प्रोटोजोआंस है वो बेटा जू प्लैंक्टन है, ठीक है। जू मतलब एनिमल, जू मतलब क्या हो गया, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो इनको प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसलिए भाई फाइटोप्लैंक्टन्स ही बोलेंगे, प्लांट लाइक फीचर है। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या बेटा, इट इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी को डेस्मिट्स भी कहा जाता है। तो इसमें डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी वगैरह पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया क्राइसोफाइट्स का, दो एग्जाम्पल याद कर लेना, दो ही है ही वैसे, डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी, इसको प्यार से डेस्मिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा गोल्डन एल्गी, ये रहा डाई एटम्स, ठीक है तुम्हारे। तो भाई डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी का पिक्चर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा डाई एटम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते बेटा। क्या कि जो डाई एटम्स होते हैं ना, इनमें सिलिका सेल वॉल होता है, यानी कि सिलिका का बना हुआ सेल वॉल होता है। किसका बना हुआ बेटा जी, सिलिका का बना हुआ सेल होता है। फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ऐसे कह सकते हो क्या कि ये ऐसे ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो एक तरह से सोप बॉक्स की तरह फिट होते हैं, साबुनदानी होता है ना सोप बॉक्स, वैसे ही फिट होते हैं। तो दे हैव सिलिका सेल वॉल, यानी कि सिलिका से बना हुआ सेल वॉल है। फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ओवरलैपिंग, तो इनके जो सेल वॉल है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं और ओवरलैप करके एक तरह से सोप बॉक्स की तरफ फिट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा
आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो डाई एटम्स होते हैं बेटा चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। चीफ प्रोड्यूसर्स क्यों? क्योंकि इसमें अभी हमने देखा था कि ये जो डाई एटम्स है वो क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं। और भाई अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो दो चीज प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहला ऑक्सीजन गैस और दूसरा प्रोड्यूस करते हैं भाई फूड यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, फूड यानी कि ग्लूकोज। तो क्योंकि भाई ये फूड बना रहा और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, चीफ यानी कि मेजर प्रोड्यूसर्स हमारे ओशंस में आफ्टर एल्गी। ठीक है, चलिए तो ये हमने इतना पढ़ा था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्या, हाँ इस पे बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या कि दे हैव सिलिकस सेल वॉल फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जो कि एक दूसरे से फिट होते हैं, सो बॉक्स जैसे, साबुनदानी जैसे। और डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डाई एटम्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर हैबिटेट इज नोन एज डायएटमीशियस अर्थ। क्या बोल दिया भाई? अब देखो, क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? सिलिका से बना होता है। और सिलिका बेटा इसके वजह से इनका सेल वॉल क्या हो जाता है? इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, एक तरह से इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाता है सेल वॉल। अब भाई ये जब इनका डेड रिमेन होता है, ठीक है, डेड रिमेन जब ये मरते हैं तो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स ये क्या करते हैं, किसी वाटर बॉडीज में इनका जो शरीर है, ठीक है, इनका जो बॉडी है वो डिपॉजिट होते रहता है। अब क्योंकि इनका सेल वॉल बना है किससे बेटा? क्योंकि इनका सेल वॉल बना है किससे? और सिलिका से बना होता है, इसकी वजह से इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, खत्म होते नहीं है। तो ये एक तरह से डिकम्पोजिशन होते हैं, अक्यूमुलेशन होते हैं ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और ये डायएटमीशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, छोटा सा टापू बना देते हैं समुद्र में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्या, अच्छा हाँ, इनका जो बेटा डायएटमीशियस अर्थ का जो सॉइल होता है बेटा जी, ठीक है, ये रहा जो सॉइल होता है वो ग्रिटी सॉइल होता है। क्या होता है? ग्रिटी सॉइल होता है। अब ये ग्रिटी सॉइल से क्या फर्क पड़ता है भाई? ये ग्रिटी सॉइल होगा तो ऐसे फुसफुसा सा होगा, मतलब सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है, रफ सा होगा थोड़ा बहुत। तो ग्रिटी सॉइल का कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि दिस यूज्ड इन पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड कफ सिरप्स और ऑयल के फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में इस ग्रिटी सॉइल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किसके तरफ बेटा? हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। अब ये डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है भाई? मोस्टली ना मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ओशन या सीज में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली। आगे बात करते हैं, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट्स इन द सेल। अब मेन पिगमेंट्स का रंग कैसा है वो उनके बॉडी के रंग मॉर्फोलॉजी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं भाई, सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो आउटर सरफेस है उसका जो सेल वॉल एक तरह से स्टिफ सेलुलोज प्लेट से बना होता है। ये सेलुलोज वही है जिससे प्लांट का सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं आगे। फिर हाँ, ये करते हैं क्या कि मोस्ट ऑफ देम कितनी प्रॉपर्टी होगी? 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी इसकी। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, वन लाइक्स लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। ठीक है, इसमें बेटा 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, कितने फ्लैजिला होते हैं? 2। जैसे बॉडी बना दिया मैंने किसी भी डायनोफ्लैजिलेट्स का, तो एक तो ट्रांसवर्सली होगा और एक क्या होगा? लॉन्गिट्यूडली, मतलब एक ऐसे ऊपर होगा और एक साइड में होगा। तो इनमें क्या होते हैं? 2 फ्लैजिला होता है। और ये ना ऐसा नहीं है, फरो के बीच में होगा। ठीक है, फरो मतलब ऐसे कुछ गैप होगा, डिप्रेशन होगा, उसमें से निकल रहा होता है बिटवीन वॉल प्लेट्स। ठीक है, ऐसे मान के चलो वॉल है, अब वॉल के बीच में कहीं डिप्रेशन आ गया ऐसे। ठीक है, अब इन्हीं के बीच से एक निकल रहा होता, तो एक तो लॉन्गिट्यूडनी होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है। ठीक है, ट्रांसवर्सली और लॉन्गिट्यूडनी। चलो 5th प्रॉपर्टी, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है गोनियोलिक्स। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में एक तो इसका एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, उसको हम गोनियोलिक्स कहते हैं। गोनियोलिक्स की एक खास बात है क्या कि इसके अंदर रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब बहुत फास्ट एक तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। और जिस वाटर बॉडी में, जैसे अगर कोई समुद्र में है तो समुद्र को लाल कर देंगे। ये देख सकते हो बेटा रेड सी। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का समुद्र कलर क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो गोनियोलिक्स है हमारा एक तरह से रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, वो रैपिडली डिवाइड करके पूरे वाटर बॉडी को कवर कर देता है। अब इनमें रेड पिगमेंट है तो पूरी वाटर बॉडी रेड पिगमेंट के मतलब रेड कलर की नजर आने लगती है। अच्छा, क्या इससे कोई हार्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बेटा ये रिलीज करते एक प्रकार के टॉक्सिन जो मैराइन एनिमल्स और फिशेस को मार देती है, किल कर देती है। तो भाई ये काफ़ी हार्मफुल है। यहाँ से भी भाई नीट में सवाल आ रखा है। ठीक है, ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। उसमें एग्जाम्पल पूछा गया था कि जो रेड टाइड्स है, ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेड टाइड्स कहते हैं, रेड टाइड्स भी कहते हैं, इस नाम से आता है एनसीईआरटी नीट में पेपर, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेड टाइड्स नाम से आता कि रेड टाइड्स कौन से प्रोटिस्टा कॉज करते हैं, तो उसका नाम है क्या, गोनियोलिक्स। गोनियोलिक्स ऑप्शन में था, टिक मार के आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, हाँ अब आया है बेटा क्या, यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, पहली बात दे मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अब ये यहाँ पे समुद्र का मामला खत्म हो गया, मैराइन का मामला खत्म हो गया, अब सिर्फ ये कहाँ पाए जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, जैसे कि रिवर में, पॉन्ड में और लेक में पाए जा रहे हैं भाई, ठीक है। और ये वो भी उसमें भी स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। इन स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, जो स्टिल वाटर होता है, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा होता है, जैसे कि पॉन्ड का पानी मूव नहीं करता, लेक का पानी मूव नहीं करता, ठीक है। तो कोई छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती हैं, उनकी पानी मूव नहीं करते हैं, तो जिसका पानी मूव नहीं कर रहा होता वहां पे ज्यादा पाया जाता है, यानी पॉन्ड और लेक में। सेकंड, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बजाय इनके पास दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, एक प्रोटीन से बना हुआ लेयर होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल इंपॉर्टेंट है कि भाई यूग्लिनॉइड्स में कोई मतलब सेल वॉल, ट्रू वाला सेल वॉल तो नहीं होता, बट हाँ प्रोटीन का एक लेयर बना होता है, इसको हम पेलिकल कहते हैं, जो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देता है इनके बॉडी को, फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, मुड़ सकते हैं कितना भी चाहे तो। तीसरा, दे हैव टू फ्लैजिला, इनमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, एक तो शॉर्ट पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है बेटा, लॉन्ग पाया जाता है। तो दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट पाए जाते हैं और एक लॉन्ग पाए जाते हैं, एक लंबे हो सकते हैं, एक छोटे हो सकते हैं भाई साहब। चलिए आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा किस पे हम, कि कितना पॉइंट डिस्कस हो गया यहाँ पे हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया। चौथा पॉइंट भाई, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। जब सनलाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब सनलाइट नहीं होगा तो भाई रंग बदल देंगे, नेचर बदल देंगे हम। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना स्टार्ट कर देंगे भाई साहब, ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह इनको खाएंगे, ठीक है। अब भाई कीड़े मकोड़े को तो नहीं खा सकते ना, कीड़े मकोड़े तो बड़े होंगे इनसे, ठीक है, इनसे जो छोटा होगा उन्हीं पे तो राज चलाएंगे, है ना, उन्हीं को खाएंगे, तो बैक्टीरियाज वगैरह को खा सकते हैं। छठा, द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द हायर प्लांट्स, भाई इनमें जो पिगमेंट्स पाया जाता है बिल्कुल जो हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट है, यानी कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जैसे, वैसे पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल है जो ग्रुप के नाम से याद कर सकते हो, क्या, यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। और हाँ ये क्या करते हैं बेटा, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो भाई इस वाले लाइन से सीबीएसई में सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, वो रीज़न पूछते हैं ना, एक्सप्लेन करो, रीज़न बताओ, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि वाई यूग्लिनॉइड्स आर कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है, या वाई दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बता देना कि सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, एब्सेंस में हेट्रोट्रॉफिक, इसलिए इनको मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं किसका बेटा, स्लाइम माउल्ट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब ये स्लाइम माउल्ट्स क्या है बेटा, स्लाइम माउल्ट्स क्या है, तो पहली बात तो ये भाई सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं। देख सकते हो बेटा यहाँ पे आके फोटोसिंथेसिस थोड़ा धीमा पड़ गया था, मतलब सनलाइट मिल रहा तभी होगा, इससे पहले प्योरली फोटोसिंथेसिस थे दोनों ग्रुप, कौन से, आपके क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजेलेट, प्योरली फोटोसिंथेसिस थे। यहाँ पे मिक्सोट्रॉफिक आया और स्लाइम माउल्ट्स आते ही फोटोसिंथेसिस वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई, एकदम सैप्रोफाइटिक वाली प्रॉपर्टी आ गई, जो कि फंगी लाइक, ठीक है, फंगी लाइक फीचर हो गया ना, फंगी लाइक क्या हो गया, फीचर हो गया। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो धीरे धीरे हम एनिमल की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, नेचर एनिमल की तरफ इवॉल्व कर रहा है। आगे बात करते हैं दूसरा, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, जो डिकेइंग ट्विग्स होते हैं, ठीक है, सड़े गले टूटे हुए जो टहनियाँ होती हैं उन पे इनकी बॉडी एक तरह से मूव करती है, रेंगती है ऐसे, ठीक है, चलो। एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी डेड बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको खा जाते हैं ये लोग, एंजाइम सिक्रीट करते हैं उसको, खा जाते हैं एक तरह से। तीसरा, अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये वो वाले प्लाज्मोडियम से बिल्कुल अलग है जो एक तरह से मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम से बिल्कुल अलग है भाई। इसमें क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज मतलब एक तरह से एग्रीगेट बनती है, ठीक है, एग्रीगेट बनती है, ऐसे झुंड बना लेते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम। फ्रूटिंग बॉडी कह सकते हो, सारे इनके जो मतलब एक तरह से सारे प्लस इकट्ठे हो गए स्लाइम माउल्ट्स और एक तरह से एग्रीगेशन बना दिया, उसी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। दे स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, वो कुछ सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकते हैं बेटा, ये फैल सकते हैं, ठीक है, तो एकदम फंगी लाइक प्रॉपर्टी हो गई किसमें, स्लाइम माउल्ट्स में। अब स्लाइम माउल्ट्स की बात करें थोड़ा सा, क्या
कि भाई अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, एक्सट्रीम कंडीशन आता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं उसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि इनका एक एग्रीगेशन बना प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या है बेटा, एक फ्रूटिंग बॉडी है। प्लाज्मोडियम में क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी है। अब इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बन जाएगा, इसी के अंदर क्या बन जाएगा, इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स बन जाएगा। अब स्पोर्स बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही एक्सट्रीम कंडीशन को झिलवा सकता है भाई, झेल में हेल्प कर सकता है, ठीक है। चलो सेकंड, स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। यहाँ पे रीजन मिलेगा कैसे झेल पाते हैं। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होते हैं, दे आर हाईली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर झेल सकते हैं, हाई टेम्परेचर झेल सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड को झेल सकते हैं, ठीक है, एक तरह से बहुत से एंजाइम से बच सकते हैं, इवन वाटर स्ट्रेस से भी बच सकते हैं, और बहुत साल तक जिंदा रहने में हेल्प कर सकते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, बढ़िया मौसम आएगा, तो ग्रो हो जाएंगे और फैल जाएंगे भाई, इसलिए स्पोर्स बनाते हैं। तीसरा, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। अब भाई ऐसे कैसे कब तक रेंगे चलते रहेंगे टहनियों पे, इनको अगर ज़्यादा दूरी तय करना होगा तो स्पोर्स तो बहुत लाइट होते हैं, हवा चलेगा उड़ के चले आएंगे एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में, तो एक तरह से डिस्पर्जल में हेल्प कर रहा है। तो क्या रीज़न है स्पोर फॉर्मेशन का, क्यों नेचर इनको सपोर्ट करवा रहा है स्पोर फॉर्मेशन करने के लिए ही, क्योंकि भाई स्पोर्स से इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बच जाएंगे। स्पोर्स में ट्रू वॉल होता है जो एक तरह से एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, विथ स्टैंड करवाते हैं स्ट्रेस कंडीशन को, एक्सट्रीम कंडीशन को, और बेटा एक तरह से डिस्पर्जल में हेल्प कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह फैलने में। तो ये कुछ रीज़न है जो आप पेपर में लिख के आओगे, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत आपको सीबीएसई में दिमाग चलाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चीज़ों को, अब सीबीएसई में वैसा रट्टा वाला बात नहीं हो गया, वेर कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं 50% अब हो गए बेटेज भाई। पहले तो क्या था यार, अपन रट्टा वट्टा मार लिए तो 70-80% ऐसे आ जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर एक चीज़ के पीछे आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो भाई एक लास्ट ग्रुप बच रहा हमारा, ठीक है, प्रोटोजोआंस, ठीक है, प्रोटिस्टा में एक लास्ट ग्रुप बच रहा है, उसको हम लोग यार थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और किंगडम हमारा फंगी स्टार्ट कर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।